हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सेल बायोलॉजी जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, ज़्यादा क्या चीज़ें नहीं आती हैं और बुक आपको कैसा पढ़ना चाहिए मतलब इसके लिए सेल बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है सारा, तो आपके लिए ये जो जीआरबी में जितना कंटेंट है आपका सेल बायो का, वही आपके लिए इनफ है। अगर आप जितना सेल बायोलॉजी इसमें दिया हुआ है, जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल डिवीजन, ये सारे सेल बायोलॉजी में आता है, तो उतना ही आपको कवर करना है, उससे ज़्यादा नहीं कवर करना है। अगर आपने इतना कवर कर लिया है इस बुक से, तब आप एमसीक्यूज़ पे सीधे जाइए। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मतलब जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे पूछा गया है, उतना आप सॉल्व करिए, या जहाँ से आपको मिले आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको अदर एमएससी बॉटनी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। तो सबसे पहले हमारा जो रीडिंग पार्ट होगा वो आप जीआरबी से ले सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग का जो पार्ट है, मेन फोकस आपका बीएचयू का ओल्ड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और अगर आपको भी क्वेश्चन पेपर मिले ऐसे सिमिलर जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बीएचयू के जो लेवल के हैं, उनका भी सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर, साइटोलॉजी के क्वेश्चन वहाँ से। और देखिए कि अगर आपको आता है तब तो ठीक है, आपकी तैयारी अच्छा है। अगर आपको नहीं आता है तब आपको वही जो आपने साइटोलॉजी में चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, उसी में चीज़ें ऐड करते जाइए। पर मेरे हिसाब से अगर आप साइटोलॉजी जीआरबी से पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है आपका। आप समझिए 90 to 95% आपका इनफ है, 5% इधर उधर हो सकता है आपका। तो बुक्स मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टॉपिक। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, सेल बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो जैसे सबसे पहला, अगर आप साइटोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। ओके, कि सेल मेनली दो टाइप के होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल स्पेशलाइज जो सेल ऑर्गेनेज होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है। वही अगर यूकैरियोट की बात करें हम, तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनेज मिलते हैं। तो सबसे पहला मेरे कहने का ये मतलब है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस क्या हैं, और उस पे किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता है तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो प्रोकैरियोट कैसे यूकैरियोट से डिफरेंट है, ये आपका सबसे पहला वो होना चाहिए कि आपको आते रहना चाहिए। जैसे पूछ लेते हैं आपसे, प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव बिकॉज दे लैक। प्रोकैरियोट्स क्यों प्रिमिटिव होते हैं और उसमें ऐसे क्या चीज़ें वो लैक करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोकैरियोट बोला गया है। सेकेंड थिंग है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सेल मेम्ब्रेन पे आप जाएंगे, वहाँ पे पढ़िए सेल मेम्ब्रेन कैसे आया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को किसने पहली बार दिया, सेल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो प्लाज्मा लेमा है, किसने इस टर्म को कॉइन किया, लिपिड बाई लेयर इसको बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाई लेयर क्यों बोलते हैं, ठीक है, और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है आपको पता है। जो आपका लिपिड बाई लेयर है वहाँ पे प्रोटीन होता है, और लिपिड के दो लेयर होते हैं, इसीलिए वहाँ पे इसको लिपिड बाई लेयर भी बोला जाता है। तो वरी करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का प्रोपोर्शन कितना है सेल टू सेल, ये वरी करता है, या टिश्यू टिश्यू। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जैसे प्रोटीन्स भी अगर लगी हुई हैं तो आपको पता है इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और सेमी फ्लूइड होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी बहुत ज़रूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपने कंपोजिशन पढ़ लिया, डिस्कवरी पढ़ लिया, उसके बाद फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है सेल का, और सबसे खास बात है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ये मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन पूछता है कि किससे किससे मिलके बना हुआ है, कौन कौन से जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो उसको जोड़े रखते हैं। ठीक है,
सेकंड पूछता है कि ट्रांसपोर्ट यहाँ से कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव वाला तो आराम से हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन जो काफ़ी मॉलिक्यूल बड़े होते हैं थोड़ा सा और चार्ज होते हैं, उनके लिए वहाँ पे चैनल और पंप्स होते हैं। तो ये चैनल और पंप जैसे एटीपी ड्रिवन होते हैं कि एटीपी ड्रिवन नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें जाना होगा। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, कैसे डिफरेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेल वॉल पे, जो थर्ड है आपका। सेल वॉल पे अगर आप जाएंगे तो सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, ठीक है, उसका आप प्रॉपर्टी आप बताएंगे, केमिकल कंपोजिशन आप बताएंगे। प्लस एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल, आपको पता है सेल वॉल कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल एक सेल दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे आप जैसे मिडिल लैमिला वगैरह भी आप पढ़ेंगे इसमें, तो वो है वो भी आपको जानना चाहिए। जैसे सेल वॉल के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक, बहुत बेसिक, ठीक है। फिर आते हैं हम न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है कि न्यूक्लियस ब्रेन होता है हमारे सेल का। और न्यूक्लियस में भी आपको पता है क्रोमोसोम वगैरह, मतलब डीएनए कंटेंट होता है। न्यूक्लियस में एक और रीजन होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस लोगों को उसका फंक्शन नहीं पता होता है कि न्यूक्लियोलस करता क्या है, पर वहाँ पे आप समझ जाइए, जो न्यूक्लियोलस होता है, जो पार्ट आपको दिखाया जाता है, वहाँ पे सिंथेसिस होता रहता है आरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डीएनए के अलावा, ठीक है। अरे डीएनए के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं न्यूक्लियोलस। फिर आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम में आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। राइबोसोम न्यूक्लियस में भी होता है, और उधर आप माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में जाएंगे तो वहाँ भी होता है। तो इसका कंपोजिशन आप पढ़ना है आपको, राइबोसोम कैसे मिल के बना होता है, और कैसे न्यूक्लियस का राइबोसोम डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वाले राइबोसोम से। तो पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम जो होता है कैसे मिलके बना होता है, जो उसके यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे 30s 50s होता है, एक 40s 60s होता है। अब पॉलीजोम्स आते हैं, पॉलीजोम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको पढ़ना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इसमें विस्कस सिस्टर्नी वगैरह क्या है। दो टाइप के होते हैं आपके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कैसे इसका फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। वैसे ज़्यादा वो नहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स आप पढ़ लीजिए और फंक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो ये दो डिफरेंट टाइप के हैं आपके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये आ जाना चाहिए। फिर आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पर भी वही आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे है, इसमें सिस्टर्नी वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, फंक्शन कैसा है इसका, और करता क्या है ये, बस यही आपको बेसिक जानना होता है। क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं तो मेनली आपको पता है फोटोसिंथेसिस की सारी एक्टिविटी इस पे होती है, लेकिन स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऑर्गेनेल आपका सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है। तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा क्लोरोप्लास्ट भी, वहाँ पे स्ट्रोमा वगैरह, थीराकॉइड क्या होते हैं, ल्यूमन क्या होता है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी वैसे है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पिरेटरी जो आपका सारा चीज़ है, एंजाइम वगैरह सब कुछ यहीं पे अवेलेबल हैं। और एक बात और है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस वो बोला जाता है, ऑर्गेनेल बोला जाता है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो सेमी ऑटोनॉमस होने की वजह से ये अपना थोड़ा सा चीज़ें खुद ब खुद कर लेते हैं, मतलब इनके पास जीन्स हैं खुद उनका अपना प्रोटीन बनाने के लिए, क्या और सेल में खुद से वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लाइसोसोम पे। लाइसोसोम एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ का पीएच जो होता है काफ़ी लो होता है लाइसोसोम का, और इसमें काफ़ी सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो डाइजेस्टिव के पर्पस
मतलब जिसका फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करता है बहुत सारे मटेरियल्स को सेल में। तो इसका पीएच है, इसके एंजाइम वगैरह कुछ आप पढ़ लीजिएगा। सुसाइडल बैग इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पराक्सीसोम पे। पराक्सीसोम भी एक आपका इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है, आप कह लीजिए। इसमें भी ये लाइसोसोम के जैसा मतलब प्रॉपर्टी होती है, पर यहाँ पे आप देखेंगे एक एंजाइम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इसमें रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैटालिसिस वगैरह एंजाइम है इम्पोर्टेंट, जो सेल को स्ट्रेस से बचाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। वैक्यूल आपको पता है कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है प्लांट सेल का। हाँ, एक चीज़ और है, ये सब में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे डिफरेंट है ये भी पता होना चाहिए एक दूसरे से। वैक्यूल, वैक्यूल जैसे मेम्ब्रेन को टोर्नोप्लास्ट कहते हैं, वो भी पूछा जाता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, वैक्यूल का फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये जो दोनों चीज़ें हैं लास्ट में आती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि सेल डिवीजन। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, जो जैसे मैंने न्यूक्लियस में आपको डीएनए वगैरह होता है, तो जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपका किस में आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। वो सेल बायोलॉजी का पार्ट नहीं है। जो आप न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल पढ़ते हैं, तो ये सब इसमें नहीं आता है, वो आप उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रखिएगा। अब जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, और फिर आपका कैंसर भी आता है। एक्चुअली जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, उसी कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर सेल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो आपको पढ़ना है कि हाउ कैंसरस सेल्स आर डिफरेंट टू नॉर्मल सेल्स, ठीक है। और एक चीज़ और पढ़ लीजिए, कॉल्चिसिन जो होता है उसका यूज़ क्या होता है। तो सेल डिवीजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेल डिवीजन में सेल साइकिल क्या होता है, माइटोसिस कैसे होता है, मियोसिस। और ध्यान में रखिए, यहाँ पे केवल आपको इनके बारे में जानना नहीं कि सेल साइकिल क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, उस पे बेसिस पे रीजनिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्टोन प्रोटीन कब सिंथेसाइज किए जाते हैं, किस फेज में। सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो किस में हिस्टोन प्रोटीन वो होता है, स्पिंडल एपरेटस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए कब रिप्लिकेट होता है, रिकम्बिनेशन कब होता है मियोसिस पे, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन तो हो गया। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताइए, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, सिनॉप्सिस कब होता है, और और हो गया आपका, मतलब हर फेजेस का आपके सेल साइकिल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें G1 फेज का क्या इंपॉर्टेंट है, G2 फेज का क्या इंपॉर्टेंट है, S फेज किस लिए इंपॉर्टेंट है, M फेज किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी स्पिंडल पोल वो ये सब होता है वो क्या होता है। उस पर रीजनिंग बेस भी होते हैं कि अगर किसी सेल का सोमेटिक नंबर इतना है, क्रोमोसोम नंबर इतना है, मियोसिस फर्स्ट पे क्या रहेगा, मियोसिस सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, ये आपसे बहुत चीज़ें पूछता है। क्रोमेटिड कब सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। और को क्या चीज़ें कैसे डिफरेंट है मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड से, ये सारी चीज़ें। और सेल डिवीज़न आपका श्योर वो रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए सेल बायोलॉजी से। तो ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए सारी चीज़ों में, क्योंकि यहीं पे आप फंसने वाले हैं। बाकी चीज़ें तो आप करेक्ट कर देंगे, लेकिन सेल डिवीजन से जो क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, अभी तक जो BHU में क्वेश्चंस आए हैं, ये अगर ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ तो लगभग आप देखेंगे हाफ से ज़्यादा जो क्वेश्चन है सेल डिवीजन पे पूछा गया है, जहाँ पे आपका सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस आता है, ये जो आप देख रहे हैं। और बाकी के अगर जैसे ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में सबसे बड़ा हिस्सा सेल डिवीजन का हो गया, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, लाइसोसोम से क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और बाकी सारे चीज़ों से क्वेश्चन कम ही आते हैं और स्पेसिफिक ही आते हैं। तो होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करना है, कैसे कवर करना है, कितना कवर करना है। BHU MSc बॉटनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी केवल कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। बहुत बुक के पीछे मत भागिए, जो भी आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया, GRB ही सही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप
पढ़ लीजिए इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो जो मैंने चीज़ें बताया, फिर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। और क्यों आपको नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी होता है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपके पास नॉलेज है उसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे चीज़ें, ठीक है। और ये आप इस वीडियो को देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे मेरे ओल्ड वीडियो लेक्चर हैं, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोर्शन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।